अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रियल एंड अपेरेंट वेट का। चैप्टर नंबर 5 है सर्कुलर मोशन और उसका हमने टॉपिक पढ़ना है रियल एंड अपेरेंट वेट, फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का। उससे पहले मैं कुछ यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स थी। एक तो कैलकुलेशन में थी, एक डिस्क और हुक के बारे में थोड़ा सा मसला था। तो डिस्क जो होती है वो सेंटर से रिजिड होती है, हुक जो होती है वो सेंटर से खाली होती है। मैंने इंटरचेंज कर दिया था, हुक को मैंने रिजिड बोल दिया था और डिस्क को मैंने खाली कर दिया था। तो ये थोड़ा सी कन्फ्यूजन थी, इसके लिए सॉरी। और डिस्क जो होती है वो सेंटर से रिजिड होती है, ठीक है। यानी डिस्क जो होती है वो सेंटर से रिजिड होती है, हुक सेंटर से खाली होती है। बाकी कैलकुलेशंस वगैरह जो है वो सेम रहेंगी। यानी ये हमारे पास डिस्क होगी और ये हुक होगा, यानी एक रिंग होती है वो खाली होती है सेंटर से, और जो डिस्क होती है वो रिजिड होती है। जिस तरह प्लेट होती है ना, वो हमारे पास एज अ डिस्क बिहेव करेगी और जो रिंग होती है वो एज अ हुक बिहेव करेगी। चलें जी। और कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ये आ रहा था, एम जी एच इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे कुछ कह रहे थे कि स्क्वायर रूट नहीं आ रहा। स्क्वायर रूट आएगा किस तरह आएगा, वी स्क्वायर कॉमन ले यहाँ से, एम जी एच वी स्क्वायर 1/2 एम प्लस 1/4 एम। चलिए जी, इसका एलसीएम लें 4 और ये आ जाएगा चलिए जी, ये आ जाएगा 2m प्लस 1m, ठीक है। वी स्क्वायर एम जी एच आ जाएगा वी स्क्वायर 3m/4, यानी 2 + 1 3m/4। m से m कैंसिल हो जाएगा। अब इसे इंटरचेंज करें, 4gh/3 इक्वल्स टू वी स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट लें तो ये आ जाएगा 4/3 gh का अंडर रूट। इस तरह स्क्वायर रूट आता है। चलें जी, उम्मीद है इस चीज़ को आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी एक डिस्क के लिए जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो 1/4 आई ओमेगा स्क्वायर है। हुक के लिए 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर है। उनको आपस में इंटरचेंज नहीं करना। हुक के लिए रोटेशनल और काइनेटिक एनर्जी का जो है वो 1/2 ही रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी की जो है उसमें एक 1/4 आएगा और एक 1/2 आएगा, जैसे हमने प्रीवियस कैलकुलेशंस की थी। हुक के लिए सेम रहेगी, डिस्क के लिए 1/2 और 1/4 आएगा। चलें जी, उम्मीद है इस चीज़ को क्लियर होगी आपको बात। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। चलें जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है जी रियल एंड अपेरेंट वेट के बारे में। रियल और अपेरेंट वेट क्या होता है। इस चीज़ को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि रियल वेट बेसिकली चीज़ क्या है। वेट कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल। ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल जो होती है हमेशा ज़मीन के सेंटर पे होती है, सेंटर में होती है। यानी ज़मीन की कोशिश ये होती है वो किसी बॉडी, जो भी बॉडी उसके ऊपर सरफेस के ऊपर पड़ी है, उसे अपने सेंटर की तरफ ले जाए। क्लियर है। यानी ये अर्थ है, यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी है तो ज़मीन की कोशिश होगी इसे अपने सेंटर की तरफ ले जाए। तो ग्रेविटेशनल पुल जो होती है ज़मीन की, उसे हम वेट बोलते हैं। W = mg, यानी एनीथिंग हैविंग मास कैन एक्सपीरियंस ग्रेविटी। यानी कोई भी चीज़ जिसका मास होगा वो ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करेगा। और ग्रेविटेशनल पुल जो होगी, अगर मास और ग्रेविटी के इफेक्ट को कंबाइन कर दें तो वो वेट के इक्वल आ जाएगा। वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल पुल होती है, अर्थ की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है किसी भी बॉडी के ऊपर कि वो उसे अपनी तरफ खींच लें। क्लियर है। ये होगा हमारे पास वेट। अब अपेरेंट वेट क्या होता है। अपेरेंट वेट की तरफ जाने से पहले मैं आप थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और एलेबोरेट करने चाहते हैं। वेट बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है किसी बॉडी के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स। और फोर्स जो होती है वो हम डायरेक्टली मेजर नहीं करते होते। फोर्स जो होती है वो हम डायरेक्टली मेजर नहीं करते। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो हम उसका रिएक्शन देखते होते हैं कि अगर हमने ये फोर्स लगाई है तो उसके रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा। तो फोर्स जो होती है वो रिएक्शन से हम काउंट करते हैं। कैसे करते हैं। फर्स्ट फोर्स का
हर फोर्स का रिएक्शन होता है, यानी हर रिएक्शन का रिएक्शन होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स का रिएक्शन भी फोर्स ही होगी। तो रिएक्शन वाली फोर्स को अगर हम काउंट कर लें तो हमें ओरिजिनल फोर्स का पता चल जाएगा। तो वेट भी बिल्कुल सेम चीज़ है कि वेट भी हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, वेट भी जो होती है उसको हम रिएक्शन की फोर्स से मेजर करते हैं। वेट जो होता है, वेट को मेजर करने के, वेट का जो किसी बॉडी के ऊपर अगर वेट अप्लाई हो रहा है या वेट की फोर्स लग रही है या वेट है उसका, तो उसकी रिएक्शन की में हमें क्या मिलेगा, उसकी रिएक्शन की फोर्स आप मेजर कर लो, आपको वेट का पता चल जाएगा। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ यहाँ पे, इसे कर लूँ। अब ये देखें, एक मैंने स्प्रिंग बैलेंस माना हुआ है, इस स्प्रिंग बैलेंस को मैं एक मैश के साथ अटैच कर देता हूँ। अब ये मैश क्या करेगा, नीचे ग्रेविटी से नीचे की तरफ खींचेगी। अब जो ये वेट होगा ना इसका, वेट या ग्रेविटेशनल पुल जो होगी वो नीचे की तरफ खींचेगी, जिससे क्या होगा, इस रस्सी के ऊपर टेंशन क्रिएट हो जाएगी, स्प्रिंग के ऊपर टेंशन क्रिएट हो जाएगी। अब ये जो बैलेंस होगा हमें वेट का आंसर नहीं देगा, हमें ये जो बैलेंस है ये हमें टेंशन, ये खिंचाव, जो ये रस्सी या जो ये जो अपरेटस लगा है इस मैश को कितनी फोर्स से ऊपर उठाए हुए है उसका आंसर देगा। ये होती है रिएक्शन की फोर्स। तो सेम जो ये जो रिएक्शन की फोर्स होती है इसे हम अपैरेंट वेट कहते हैं। रियल वेट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, अपैरेंट वेट जो हमें रिएक्शन में मिलेगा वो होगी हमारे पास अपैरेंट वेट। इसकी एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। हम जमीन के ऊपर खड़े हैं, अब हमारा वेट क्या होगा, हमारा जो वेट होगा वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ होगी। अर्थ की कोशिश होगी कि हमें अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर ले, लेकिन हम सेंटर की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि जो अर्थ का सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये कोई बंदा खड़ा है, अब ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन की कोशिश होगी कि इस बंदे को, इस पॉइंटर को, ये जो भी चीज़ अर्थ के सरफेस के ऊपर बैठा हुआ उसे अपने सेंटर की तरफ ले जाए, लेकिन अर्थ का जो सरफेस होगा वो इस बॉडी को ऊपर उठाए हुए है, यानी वो रिएक्शन की फोर्स लगा रहा है, वो इसे ऊपर उठाए हुए है। तो वेट और रिएक्शन की फोर्स इक्वल हो जाती है, लेकिन दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो वेट, जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ होगी, जो इस पॉइंटर को, ये कोई बंदा खड़ा है उसे अपनी ज़मीन के सेंटर में की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही है, वो रियल वेट। और जो अर्थ का सरफेस है जो उस बॉडी को ऊपर उठाए हुए है, उतनी फोर्स है कि जितना वेट है उसका, जितनी फोर्स वेट की है उतनी फोर्स है उस बॉडी को ऊपर उठाए हुए है, ऊपर, यानी ऊपर की तरफ उसे ऊपर की तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा है। वो जो रिएक्शन होगा उसे हम अपैरेंट वेट कहते हैं। उम्मीद है अपैरेंट वेट और रियल वेट में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत डिफरेंट तरीके से आता होता है। अपैरेंट और रियल वेट में भी डिफरेंस आ जाता है। अपैरेंट वेट को हम कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड रियल वेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स, इस तरह करके ये क्वेश्चन आ जाता है। कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन वाली फोर्स भी इसलिए बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और इसके अलावा अपैरेंट वेट जो है इसे वो भी बोलते हैं। चलें, अपैरेंट और रियल वेट में डिफरेंस हो गया। अब इस अपैरेंट वेट और रियल वेट में एक और मेजर डिफरेंस है। अपैरेंट वेट जो होता है, रियल वेट जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। रियल वेट कभी वेरिएबल नहीं होता, रियल वेट वेरी नहीं करता। आप चाहे भाग रहे हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहे हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हो, स्टैटिक हो, कोई भी कंडीशन, इन द स्टेट ऑफ मोशन, इन द स्टेट ऑफ, दो ही कंडीशन, इन द स्टेट ऑफ मोशन, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, दोनों कंडीशन में जो वेट होता है, जो रियल वेट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि वेट जो होता है W इक्वल्स टू mg, मैस क्या है, हर क्वांटिटी का मैस कांस्टेंट होता है। ये नहीं कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं, कोई बॉडी पॉइंटर इसके नंबर ऑफ एटम्स समथिंग है, तो इसे उठा के अगर मैं बाहर ले जाऊँ या सिर्फ तेज़ी से फेंकूँ तो इसके नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैस कांस्टेंट है और ग्रेविटी की वैल्यू भी 9.8 कांस्टेंट रहती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हो, वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, स्टैटिक में है, मोशन में है, तो रियल वेट, दोनों फैक्टर कांस्टेंट, तो वेट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। अपैरेंट वेट की बात करते हैं, अपैरेंट वेट कांस्टेंट नहीं होता, अपैरेंट वेट चेंज होता है। अपैरेंट वेट जीरो भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इसे फर्दर हम स्टडी करते हैं कि अपैरेंट वेट जीरो कब होगा, ज़्यादा कब होगा, कम कब होगा,
वेट के इक्वल कब आएगा, तो ये सारे फैक्टर भी हम स्टडी करते हैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। हम एग्जांपल भी पढ़ेंगे और इसे स्टडी भी करेंगे। चलें जी, मैं इसे रेज करता हूँ और फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। चलें जी, यहाँ पे मैं एक केस बनाता हूँ। ये हमारे पास एलिवेटर है, लिफ्ट है। लिफ्ट के ऊपर हमने एक बैलेंस रखा हुआ है वेट मेजर करने के लिए। उसके ऊपर कोई भी पर्सन खड़ा है, ठीक है, छोटा सा बना देता हूँ यहाँ पे। चलें जी, अब होगा क्या, अब ये जो एलिवेटर, ये जो लिफ्ट है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये है या तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या तो ये रेस्ट पे है। क्लियर है? तो दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन 0 है। अब इस केस में होगा क्या, ये जो कोई भी बंदा एलिवेटर के अंदर खड़ा होगा, इसका वेट जो होगा ग्रेविटेशनल अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल होगी, अर्थ की अट्रैक्शन होगी, वो नीचे की तरफ होगी। और उसके रिएक्शन में क्या होगा, ये जो सरफेस होगा एलिवेटर का या जो बैलेंस जिसके ऊपर खड़ा है, ये इस बंदे को नीचे जाने की इजाजत नहीं देगा, बल्कि इसे ऊपर उठा के रखेगा। जमीन की कोशिश है कि इसे जमीन के अंदर ले जाए, इसके सेंटर तक ले जाए। जमीन की ग्रेविटी की कोशिश ये होगी, लेकिन ये जो बंदा ऊपर खड़ा है, ये जो सरफेस होगा, ये एज अ रिएक्शन फोर्स आपको प्रोवाइड करेगा। ये इस बंदे को ऊपर उठा के रखेगा, इसे ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, जमीन के अंदर जाने की इजाजत नहीं देगा। तो ये जो टेंशन होगी, टेंशन की फोर्स होगी, ये उसे ऊपर उठाएगा। चलें जी, केस में हम स्टडी करते हैं। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि टोटल जो नेट फोर्स होती है वो कंजर्व होती है, सेम होती है। देख लेते हैं, F इक्वल्स टू ma। नेट फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, नेट फोर्स आ जाएगी। अब ये वेट नीचे की तरफ है, इसे आप हर एक्शन का रिएक्शन होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये अपर डायरेक्शन इसमें पॉजिटिव ले लें, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन इसे नेगेटिव ले लें। तो T माइनस W, नेट फोर्स जो है ma की इक्वल होती है, ma इक्वल्स टू T माइनस W। अब एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, 0 है, यहाँ पे पुट कर दें तो 0 इक्वल्स टू T माइनस W, और W हमारे पास आ जाएगा T के। यानी अब रियल वेट और अपैरेंट वेट दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये देखना, ये रियल वेट है नीचे की तरफ, जो रिएक्शन की फोर्स से ऊपर उठाई हुई है वो अपैरेंट वेट है। अब रियल वेट और अपैरेंट वेट इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे, जब बॉडी या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या यूनिफॉर्म या स्टैटिक बॉडी में, या स्टैटिक है रेस्ट में है। रेस्ट में रियल और अपैरेंट वेट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रियल और अपैरेंट वेट आपस में इक्वल होते हैं। उम्मीद है इस चीज की आपको समझ आई होगी। सेकंड केस देखते हैं हमारे पास। सेकंड केस में ये है कि अब हम एलिवेटर में बैठे हैं और एलिवेटर में जो है, दोबारा से बना देता हूँ, कोई बॉडी रखी हुई है हमने, चलिए कोई बंदा खड़ा है एलिवेटर के अंदर। अब ये जो एलिवेटर है ये अपवर्ड मोशन कर रही है, यानी एक्सेलरेशन तो है इसके अंदर, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी एलिवेटर ऊपर की तरफ, लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही है और इसके अंदर एक्सेलरेशन है। चलिए जी, अब होगा क्या, वेट जो है, इस बंदे का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा, ग्रेविटी से नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन ये जो सरफेस है ये उसे प्रोवाइड करेगा रिएक्शन की फोर्स से, ऊपर उठाए हुए हैं, इसे ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। तो टेंशन जो होगी या रिएक्शन की फोर्स होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन होगी। क्लियर है? चलिए नेट फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ma इक्वल्स टू W। अब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो T पॉजिटिव, W नेगेटिव, ये आ गया, क्योंकि ये वाला फोर्स, नेट वाला फोर्स फॉर्मूला हमने उठा कर दिया। ma है, अपैरेंट वेट की वैल्यू निकालें तो अपैरेंट वेट आ जाएगा W प्लस ma, ये माइनस का दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। चलिए जी, अब ये जरा केस देखें, इसमें जो अपैरेंट वेट है, रियल वेट के अंदर समथिंग फोर्स अगर ऐड की जाए तो वो हमारे पास अपैरेंट वेट के इक्वल आ जाएगी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, एक्सेलरेशन की समथिंग वैल्यू होगी, मैच तो कभी जीरो होता नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका कुछ ना कुछ आंसर लाजमी आएगा। तो इस आंसर को अगर वेट के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास अपैरेंट वेट आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो अपैरेंट वेट है वो ज्यादा हो जाएगा रियल वेट से। क्लियर है? यानी अपैरेंट वेट रियल वेट से ज्यादा हो जाएगा। इसमें दोनों सेम है, अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो दोनों वेट सेम होंगे। लेकिन अगर कोई चीज ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो उसमें आपको वजन
जो है जो आपकी रिएक्शन की फोर्स है वो अपैरेंट वेट जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, अपैरेंट वेट जो होगा वो रियल वेट से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि समथिंग फोर्स उसके अंदर ऐड हो रही होगी। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप एलिवेटर में बैठे हो या अगर आप लिफ्ट के अंदर कभी आपने मोशन की हो अपवर्ड, तो लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पाँव के ऊपर ज्यादा वजन लग रहा है, यानी आपके पाँव के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रही है, आपको ज्यादा फोर्स फील होती है। तो इस तरह का आपने फील किया होगा। क्यों होता है? क्योंकि जब अपवर्ड मोशन होती है तो रिएक्शन की फोर्स रियल वेट से ज्यादा हो जाती है, यानी आपके पाँव के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है, आपका जो वजन है, वो जमीन की ग्रेविटी तो कांस्टेंट है क्योंकि W इक्वल टू mg, m भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, लेकिन जो आप ऊपर उठ रहे हो, ऊपर की तरफ अगर जा रहे हो, तो जो ये वाला पोर्शन है, ये जो सरफेस है, ये आपके पाँव के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा, आपको फोर्स ज्यादा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपका वजन ज्यादा हो गया। क्लियर है? तो इसकी एक और कॉमन सी एग्जांपल है, अगर आप किसी भारी चीज को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो उठाने में आपको जो है ज्यादा लगता है। किसी भारी चीज को अगर आप उठाते हैं तो उसे उठाने में आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत वजनी है, उठाते वक्त उसमें जो है आपको फोर्स ज्यादा लगानी है। अगर किसी चीज को नीचे रखना हो तो आप उसी वक्त रख देते हो, वो इजीली रखा जाता है नीचे, लेकिन उठाते वक्त फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है। तो अपवर्ड मोशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन से अगर कोई चीज करे तो उसका अपैरेंट वेट ज्यादा हो जाता है। चलें जी, तीसरा केस अब मूव करते हैं तीसरे केस की तरफ। सेम केस है जी, एलिवेटर के अंदर बंदा बैठा हुआ है। अब ये एलिवेटर में एक्सेलरेशन तो करिएगा नहीं, एलिवेटर मूव तो कर रहा है, एलिवेटर भी बोलते हैं, लिफ्ट बोलते हैं, लेकिन ये डाउनवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, अब ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, लिफ्ट की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ, यहाँ पे आप बढ़ती। अब इसमें फोर्स जो होगी, वेट जो होगा नीचे की तरफ, यानी ग्रेविटेशनल पुल जो होगी वो नीचे की तरफ होगी, जो रिएक्शन की फोर्स ये जो सरफेस लगा रहा है ये ऊपर की तरफ होगी। चलिए दोनों स्टडी को कर लेते हैं। नेट फोर्स हमारे पास इक्वल होती है ma के। चलें जी, अब नेट फोर्स को हम फाइंड करते हैं, सॉरी फोर्स इक्वल होती है और नेट फोर्स देखेंगे। नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगी, अब लिफ्ट है डाउनवर्ड मूव कर रही है तो W पॉजिटिव आ जाएगा और D जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। चलिए F इक्वल्स टू ma W माइनस T, और अभी अपैरेंट वेट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो D आ जाएगा W माइनस ma। ये देखें जी, अब इस केस में अपैरेंट वेट जो होगा वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो? क्योंकि W तो कांस्टेंट है, रियल वेट तो कांस्टेंट है, रियल वेट में समथिंग वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास T की वैल्यू आएगी। क्लियर है? यहाँ पे इक्वल था, कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे W में समथिंग कोई ना कोई आंसर ऐड करेंगे तो इसका मतलब है कि T का आंसर ज्यादा हो रहा है। इसमें W में से समथिंग वैल्यू माइनस करेंगे, W रियल वेट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये जो इसका जो आंसर होगा ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट में से समथिंग चीज आपको माइनस करनी पड़ेगी, देन T की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है T का आंसर W से कम आएगा, यानी जो रियल वेट है अपैरेंट वेट से, जो अपैरेंट वेट है वो रियल वेट से कम हो जाएगा। इसकी भी आपको मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जब एलिवेटर नीचे की तरफ आते हैं तो आप खुद को हल्का सा फील करते हैं, आप खुद को लाइटर फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है आपका वजन कम हो गया है। या दूसरी एग्जांपल जो मैंने पहले दी थी कि किसी भारी चीज को अगर उठा के आपने रखना हो तो आप इजीली रख लेते हो नीचे, उठाते वक्त आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, रखते वक्त आप इजीली रख देते हो नीचे, यानी नीचे की तरफ मूव करवाना, नीचे की तरफ रखना हो तो आप इजीली रख लेते हो। ठीक है, तो यानी अगर कोई चीज डाउनवर्ड मूव करती है तो इसमें जो रियल वेट है वो ज्यादा, रियल वेट तो कांस्टेंट, अपैरेंट वेट जो होता है वो कम हो जाता है। लास्ट केस है जी हमारे पास, वो स्टडी करते हैं। लास्ट केस में क्या है जी, अगर एलिवेटर जो है फ्रीली फॉल करे, फ्रीली फॉलिंग में क्या होगा? फ्रीली फॉलिंग में मतलब कि हमने एलिवेटर के ऊपर से रस्सी काट दी है, यानी इसका कनेक्शन काट दिया, लिफ्ट जो नीचे गिर रही है, कोई चीज नीचे फ्रीली फॉल कर रही है, यानी इसमें अगर कोई चीज फ्रीली फॉल करे तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस कर देते हैं g के साथ, यानी एक्सेलरेशन इक्वल हो जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब इस केस में नेट फोर्स क्या होगी? वही से दोबारा केस, W नीचे की तरफ है और T ऊपर की तरफ हो जाएगा, किसी एक को आपको माइनस लेना पड़ेगा, या तो W को माइनस ले लें या T को। नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो जारी बात है W को आप पॉजिटिव ले लें और T को आप माइनस ले लें, तो नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगी W माइनस T। F इक्वल्स टू ma, W इक्वल्स टू mg माइनस T। अब ये T आ जाएगा mg माइनस
mg दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो अपैरेंट वेट जो होगा वो 0 हो जाएगा। जब कोई चीज फ्रीली फॉल कर रही है तो उसमें अपैरेंट वेट 0 हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसमें यह है कि जो W है W 0 नहीं हुआ। W का मतलब यह है कि ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है, ग्रेविटी हर टाइम जो है वो अट्रैक्ट करेगी। लेकिन जब कोई चीज फ्रीली फॉल करेगी तो उसे रोकने के लिए जो कोई सरफेस ही नहीं है, ये जो है ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये फ्रीली फॉल कर रहा है। इसे रोकने के लिए, इसे ऊपर उठाने के लिए कोई सरफेस ही नहीं है, यानी रिएक्शन की फोर्स ही 0 हो गई है। इसका मतलब अपैरेंट वेट 0 हो गया है। रियल वेट तो रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अगर इस पॉइंटर को मैं नीचे फेंकूं, यानी छत से नीचे फेंकूं, तो छत से लेके नीचे आने तक इस पॉइंटर को रोकने के लिए कोई सरफेस ही नहीं है, यानी ये रिएक्शन की फोर्स फील ही नहीं करेगा। यानी वेट तो फील करेगा, ग्रेविटी तो फील करेगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, तो रियल वेट तो होगा, लेकिन अपैरेंट वेट इसका 0 हो जाएगा। यानी इसका जो अपैरेंट वेट है, जो रिएक्शन की फोर्स है, वो 0 हो जाएगी, क्योंकि इसे रोकने के लिए कोई सरफेस ही नहीं है। सरफेस होगा तो ही इसे ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। अगर हम अपने पाँव के नीचे जमीन का इफेक्ट खत्म करते हैं, सरफेस का इफेक्ट खत्म करते हैं, तो हम क्या करेंगे, नीचे मूव करना स्टार्ट कर देंगे, नीचे गिरना स्टार्ट कर देंगे। हमारा वजन जो है, वजन तो जमीन का होगा, जमीन की ग्रेविटेशनल पुल तो होगी, लेकिन हमारा जो अपैरेंट वजन है, जो अपैरेंट वेट है, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें रोकने के लिए, हमें ऊपर उठाने के लिए, हमें ऊपर उठाए रखने के लिए कोई सरफेस ही नहीं है, कोई रिएक्शन की फोर्स लगाने वाला सरफेस ही नहीं होगा। तो उस केस में अपैरेंट वेट जो होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी एक बात मैं और मेंशन करना चाहता था कि जो फ्रीली फॉल सिस्टम होता है उसे हम वेटलेसनेस बोलते हैं। क्लियर है? क्योंकि वेटलेसनेस का मतलब यह है कि अपैरेंट वेट 0 हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी का जो अट्रैक्शन है वो तो रहेगी, वो हमेशा उसे अपनी तरफ खींचती रहेगी। अगर कोई बॉडी हमेशा गिरती रहे, उसे रोकने के लिए कोई सरफेस ना हो, तो उस बॉडी को कहेंगे वेटलेसनेस कंडीशन, क्योंकि उसमें उसका अपैरेंट वेट 0 हो जाता है, उसका कोई वेट नहीं होता। सेम केस स्पेस में होता है। स्पेस में अगर कोई चीज़ आप फेंकते हो तो वो गिरती रहती है, यानी उसको अपना वजन ही फील नहीं होता। अगर आपने स्पेस मूवीज देखी हो, स्पेस एनिमेशन देखी हो, तो जो भी सैटेलाइट जाता है या जो भी बंदे वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल फ्रीली इस तरह रोटेट करते रहते हैं, कहीं भी निकल जाते हैं, उनको मतलब फील नहीं होता कि उनका वजन है, क्योंकि वहाँ पे तो उसे रोकने के लिए, उनको खड़ा करने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उनको रिएक्शन की फोर्स देने के लिए कोई सरफेस ही नहीं होता, इसलिए उनका वेट वहाँ पे 0 हो, अपैरेंट वेट 0 हो जाता है, जिसे हम वेटलेसनेस कंडीशन कहते हैं। यही सेम टॉपिक आपका नेक्स्ट वाला जो है वेटलेसनेस इन जो सैटेलाइट है, वो वाली वेटलेसनेस वाली कंडीशन, वो आप लोगों ने खुद रीड करना है। चलें जी, बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।